दूसरी शादी का नाकामयाब होना। दूसरी शादी भी फेल हो जानी, डाइवोर्स हो जाना, रिश्ता टूट जाना, किसका कसूर है? किसका फॉल्ट है? पहली शादी भी नहीं निभा पाई और दूसरी भी नहीं निभा पाई। नहीं निभा पाई, ये वर्ड सुना आपने? निभा पाई। दूसरी शादी तो लड़के की भी होती है, लेकिन सजा सिर्फ लड़की को ही क्यों? पंखे पर टंगी हुई सिर्फ लड़की ही क्यों पाई जाती है? जहर खाती हुई बेड पर पड़ी सिर्फ लड़की ही क्यों पाई जाती है? समाज के, माँ बाप के, रिश्तेदारों के, माँ भाई बहन, माँ बाप सबके ताने सिर्फ लड़की को ही क्यों? आज का हमारा टॉपिक यही होगा। किसका कसूर है दूसरी शादी के टूट जाने पर और उसके बाद की जिंदगी हालात? हेलो एवरीवन, मैं मोटिवेशनल काउंसलर, रिलेशनशिप मैरिड कपल काउंसलर शरण शर्मा। किसका फॉल्ट है आखिर? कौन है इसका जिम्मेवार? पहली शादी तो टूट गई, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं बनी, हस्बैंड ड्रग एडिक्टेड था, वो ग्रीडी था, डॉरी सिस्टम, कुछ भी। लेकिन दूसरी शादी भी टूट गई। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं कि दूसरी शादी क्यों टूटी, किस लिए टूटी। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि सजा सिर्फ लड़की को ही क्यों? सुसाइड लड़कियां ही क्यों करें? चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, इल्जाम सिर्फ औरत पे ही क्यों लगाया जाता है? हमने तो एक शादी मुश्किल से की थी, तुम दूसरी भी नहीं निभा पाई। तुम्हें घर बसाना ही नहीं आता, तुम्हें रहना ही नहीं आता, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम एक रिश्ते में बंद हो। जरूर तुम में ही कोई प्रॉब्लम होगी, तुम्ही में कोई खोट होगा। क्यों? दूसरी शादी तो लड़के की भी हुई है, उसकी भी तो पहली शादी टूटी है, तभी उसने ऐसी लड़की से शादी की ना जिसकी दूसरी शादी हो रही है। वरना आज के टाइम में कौन है ऐसा लड़का और कौन है ऐसे माँ बाप जो अपने बेटे की पहली शादी ऐसे लड़के से करेंगे जिस लड़की की दूसरी शादी है? कोई नहीं। तो फिर कसूरवार लड़की ही क्यों? वही क्यों ये सोचती है कि मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है? सुसाइड इज द बेस्ट ऑप्शन। मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, ना माँ बाप, ना ससुराल वाले, ना सोसाइटी, समाज, दुनिया, रिश्तेदार, कोई भी नहीं। इसका जिम्मेवार कोई और नहीं, हमारे अपने हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, ये समाज, ये सोसाइटी है जो उसे मरने पे मजबूर करता है, ये जाने बिना कि अगर ये दूसरी शादी भी नहीं चली तो क्यों? लड़के से बिना कोई सवाल किए, बिना कोई सवाल मांगे, जवाब मांगे, बस एक जजमेंट की जाती है, एक फैसला सुनाया जाता है, लड़की की ही गलती है और अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। क्योंकि अब तीसरी शादी तो करने से रही, करेगी
तो तुम्हारे करैक्टर पे बात आएगी। यही काम थोड़ी बचा है जिंदगी में कि शादियां करते रहो, तोड़ते रहो। तो बचा तो एक ही ऑप्शन, क्योंकि माँ बाप भी रखने को तैयार नहीं, भाई भाभी भी पूछने को तैयार नहीं। तो लड़की का कौन है, मायका या ससुराल? वो कहाँ जाएगी? चलो, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जॉब कर रही हैं, आज के टाइम में मॉडर्न है, वो तो चलो अपना अलग भी रह लेंगी, सोर्स ऑफ इनकम है उनके पास, वो अपना पेट खुद पाल लेंगी, सोसाइटी से लड़ भी लेंगी, वो बोल्ड है, मॉडर्न है। लेकिन जो लड़कियां हाउसवाइफ हैं, जो पहले अपने पापा पे डिपेंड थी, फिर अपने भाई पे डिपेंड थी, अब अपने हस्बैंड पे डिपेंड है, वो क्या करें? मायके वाले पूछने को तैयार नहीं, तो क्या करें भाई? उनके पास तो एक ही ऑप्शन है ना फिर, भगवान जिसने भेजा चलो उसी के पास। यही होता है अक्सर, इसमें किसी का कसूर नहीं, कसूर उनके अपने माँ बाप का है। आज मैं आपसे मेरी ही एक फ्रेंड की कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जिस वजह से ही मैं ये वीडियो बनाने का सोचा। मेरी एक फ्रेंड थी, यस थी, अब वो नहीं है, सुसाइड कर लिया। उसकी पहली शादी हुई, बहुत धूमधाम से हुई, खूब पैसा लगाया पेरेंट्स ने, एक बहुत अच्छी साउंड फैमिली में, अच्छी फैमिली में उसकी शादी हुई। लेकिन किसी कारणवश वो शादी नहीं चल पाई, डिवोर्स हो गया। 1 साल बाद ही उसका डिवोर्स हो गया। 1-2 साल बाद उसकी दोबारा शादी की गई, वो शादी भी उसकी नहीं चली। 6 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 6 महीने के अंदर उसने सुसाइड कर लिया। उसकी लाश उसी के कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। कौन था इसका जिम्मेवार? क्या किसी ने जानने की कोशिश की? क्या उसका दिल करता था कि मैं सुसाइड करूं? कौन मरना चाहता है? मरना आसान नहीं है, अपने ही हाथों से अपनी ही जान देना उसके लिए आसान नहीं था। वो जीने वाली लड़की थी, खुश रहने वाली लड़की थी, भगवान को मानने वाली लड़की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान के ही पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? जब उसकी पहली शादी टूटी तो उसके पेरेंट्स उसे अपने पास, अपने घर ले आए, वो अपने मायके आ गई। उसके डिवोर्स से लेकर उसकी दूसरी शादी तक के बीच में जो टाइम पीरियड था ना, 1.5-2 साल का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। वही टाइम था जब उसे मजबूत बनाया जा सकता था, उस लड़की को स्ट्रांग बनाया जा सकता था, उसे ये एहसास दिलाया जा सकता था तुम्हारी गलती नहीं है। एक रॉन्ग डिसीजन लाइफ को रॉन्ग नहीं करता, एक गलत फैसले से आपकी जिंदगी गलत नहीं हो जाती। डिवोर्स के बाद वो अपने घर पे रहने लगी, लेकिन कैसे, किस तरह से रही वो 2 साल? एक मजबूर, एक बेचारी लड़की बनकर। हर पल उसे ये एहसास दिलाया जाता था कि तुम्हें रहना नहीं आया, तुम्हें घर बसाना नहीं आया, तुम एडजस्ट नहीं कर पाई, तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाई। क्या किसी ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा कसूर क्या था? किसी ने उन 2 सालों में
ये जानने की कोशिश की उसके पेरेंट्स ने भी कि हमारी बेटी के शौक क्या है, इसकी ख्वाहिशें क्या है, ये करना क्या चाहती है। एक शादी टूटी, हाथों हाथ दूसरी शादी की चिंता शुरू। इसे घर पे तो बिठा के नहीं रख सकते ना, विदा तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई कर देना, पहले उसे इस लायक तो बना लो, उसे रिश्ते संभालने, उसे इस दुनिया से, समाज से लड़ना तो सिखा दो, ताकि जो एक बार हुआ वो दोबारा ना हो सके। उसे स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट बनाने की बजाय अपने ही पेरेंट्स ने उसे और भी बेचारी और मजबूर और डरपोक बना दिया। वो सलून का काम बहुत अच्छा जानती थी, उसके हाथों में एक मैजिक था, उसे अच्छा भी लगता था। पार्लर का काम बहुत अच्छा जानती थी वो, उसमें एक टैलेंट था इस चीज़ का। लेकिन उसे प्रमोट करने की बजाय, उसे उसके पाँव पे खड़ा करने की बजाय उन्होंने उसे घर पे ही रखा। उसके दिमाग में ये डाला कि बेटा डर के रहना है, दुनिया से बच के रहना है। उसके मम्मी बोलते थे, जब भी मैं उसके घर जाती तो उसके मदर मुझे अक्सर बोलते, ये तो बेटा मेरे साथ ही सोती है, ये तो मुझे पकड़ के सोती है, ये तो बस पूरा दिन घर का काम, किचन, किचन से कम रूम, रूम से किचन। कोई घर पे गेस्ट भी आ जाता तो वो अपनी मदर के पीछे छिप के बैठ जाती थी। इवन मुझसे भी बात करने में हिचकिचाने लगी थी। क्यों? क्योंकि उसके अपने ही पेरेंट्स ने, उसके अपने ही भाई बहन ने उसके दिमाग में ये डाल दिया था, तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ शादी ही करनी है, एक यही ऑप्शन है। वो चाहते तो उसे पार्लर का काम करके दे सकते थे, उसे कॉन्फिडेंट बनाते, उसे उसके पाँव पे खड़े होने देते, उसे लड़ना सिखाते, उसे जिद्दी बनाते, पैशनेट बनाते, ताकि एट लीस्ट दोबारा उसके साथ ये जो हुआ तो वो फाइट बैक कर सकती। एटलीस्ट वो सवाल तो उठा सकती थी कि क्यों नहीं कहना सिखाते उसे। लेकिन उन्होंने उसे ही नहीं कहा। हम अक्सर सीरियल्स में, स्पेशली ये जो रिलीजियस सीरियल आते हैं, मूवीज में, ये ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, हमारे यहाँ पर धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा है, तो हम उसी को फॉलो करते हुए एक हमारे दिमाग में ना एक चीज़ बिठा दी जाती है, एक बात है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, और माँ बाप खुद भी ये अज्यूम करते हैं, और वो अपने बच्चों में ये संस्कार के नाम पे ये चीज़ डालते हैं, माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा, माँ बाप की सेवा करो पुण्य मिलेगा, माँ बाप भगवान का रूप है। लेकिन माँ बाप इंसान भी हैं भाई, इंसान भी हैं, वो भी इसी कलयुगी इंसान हैं, इसी कलयुग के प्राणी हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। लेकिन पेरेंट्स शायद कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं, वो सच में भगवान बन जाते हैं। भगवान बनने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम माँ बाप हैं, हम इनके विधाता नहीं हैं, इनकी किस्मत हमने नहीं लिखी। उन्हें डरना नहीं, लड़ना भी सिखाओ, अपने लिए जीना सिखाओ। अगर हम लव मैरिज करते हैं, अपनी मर्जी से हमने चलो शादी कर ली, वो डिसीजन हमारा गलत हो गया, फिर तो आप भूल ही जाओ ना कि ये दुनिया आपको जीने देगी। लेकिन अगर वही शादी हमारे माँ बाप अपनी मर्जी से करते हैं, जो कि हो भी रहा है, 70% से ज़्यादा केस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ
अरेंज मैरिज में डिवोर्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसमें किसका कसूर है? चलो लव मैरिज में तो माना लड़की का खुद का कसूर है, उसने चॉइस ऐसी कर ली भाई। तो अरेंज मैरिज में तो आपने लड़का ढूंढा ना, आपकी अपनी मर्जी से शादी की, तो क्या लड़की जिंदगी भर आपको ब्लेम करे, आपको ताने मारे? आप तो भगवान हो, आप तो विधाता हो, आपसे कैसे गलती हो गई? आप तो माँ बाप हो, आपने कैसे रॉन्ग डिसीजन ले लिया भाई? अक्सर ऐसा ही होता है। सुसाइड करने पर मजबूर लड़की ही क्यों? पंखे से टंगने के लिए मजबूर लड़की ही क्यों? डोमेस्टिक वायलेंस सहने के लिए लड़की ही क्यों? जहर पीने के लिए लड़की ही क्यों? कभी पूछा? कभी लड़के से, उसके हस्बैंड से पूछा, तुम्हें घर बसाना नहीं आता? तुम्हें दोबारा भी बीवी को रखना नहीं आया? तो शादी क्यों की? क्योंकि उसे पता है, उस इंसान को पता है, उसमें ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरी दूसरी शादी भी टूट गई तो मुझे कौन ब्लेम करेगा? कोई नहीं। जो बोलेंगे सब इसे ही बोलेंगे। वो अंदर ही अंदर अपनी बीवी को भी डराता है कि मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके सास ससुर भी उसे टॉर्चर करते हैं कि सोच ले, रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, अगर छोड़कर जाएगी तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, बदनामी होगी तो तुम्हारी होगी, उंगलियां उठेंगी तो तुम्हारे ऊपर उठेंगी, चरित्रहीन कहा जाएगा तो तुम्हें कहा जाएगा कि दूसरी बार भी घर नहीं बसाना आया, अभी भी नहीं रहना आया, जरूर इसी में कोई कमी होगी। क्योंकि उसके हस्बैंड से तो कोई सवाल ही नहीं करेगा, कोई सवाल ही नहीं उठेगा, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी। हमारे माँ बाप, हमारा समाज, सोसाइटी बस एक तरफ फैसला सुना देंगे, जज कर लेंगे। एक लड़की के दो ही घर होते हैं, मायका या ससुराल। शादी होने के बाद भी उसे बहुत उम्मीद होती है, बहुत, कि मेरे मायके वाले पूछेंगे, मेरे माँ बाप, मेरा भाई भाभी बहन मेरे साथ हैं। लेकिन जब वही हाथ छोड़ देते हैं, वही जब ये बोल देते हैं बेटा शादी करके जा रही हो, वहां से लाश आनी चाहिए, तो ऐसी लड़कियों की लाश ही आती है। कोई सुनने वाला ही नहीं। क्यों क्यों हम हर चीज का ब्लेम उसी पे लगाते हैं? क्यों हम उसकी पहली शादी टूटने के बाद, क्यों हम उसे घर में कैद कर लेते हैं? क्यों उसे हम और भी मजबूर, और भी कायर, उसे डरपोक बनाते हैं? उसे बोल्ड बनाइए, उसे कॉन्फिडेंट बनाइए, उसका इंटरेस्ट, उसका शौक जानिए, वो क्या चाहती है, उसे वो करके दीजिए। अगर हम एक जॉब में फेल हो जाते हैं या एक बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो क्या हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरकर घर पे बैठ जाते हैं? नहीं ना। हम इतनी हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसमें हमें यही बताया जाता है ना कि हार मत मानो, लगे रहो, आगे बढ़ो, बार बार गिरोगे फिर उठो, फिर भागो, फिर गिरो, फिर उठो, फिर भागो। तो इस चीज में क्यों, इस चीज में हमें कोई क्यों नहीं कहता
क्या हो गया? डिवोर्स हुआ है ना, एक शादी नहीं चली, तो क्या हुआ? ये क्यों नहीं कहा जाता कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं था, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता था? तो तुम क्यों ऐसे बैठती हो? उठो, आगे बढ़ो, जो करना चाहती हो वो करो, डिपेंड मत रहो किसी पे। अपना प्रोफेशन चूज करो, अपनी इनकम अपने हाथ में करो, वो तुम्हें कॉन्फिडेंट देगी, वो देगी कॉन्फिडेंस, वो तुम्हें एक आइडेंटिटी देगी, एक पहचान देगी, नेम, फेम, सेल्फ रिस्पेक्ट देगी। सबसे बड़ी चीज सेल्फ रिस्पेक्ट, वो देगी तुम्हें, जिसके बिना स्पेशली हम औरतों का, हम लड़कियों का जीना बेकार है। मैं सभी माँ बाप से, सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहती हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को जज मत कीजिए। अपनी बेटियों को इल्ज़ाम देने से पहले जान लीजिए कि वजह क्या है। अपने मायके के दरवाजे, उसके मायके के दरवाजे उसके लिए बंद मत कीजिए। पहले से भी ज्यादा बाहें फैलाकर उसका स्वागत कीजिए। उसे इतना कॉन्फिडेंट, इतना ब्रेव, इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए चट्टान की तरह कि बड़े से बड़ा तूफान भी दोबारा उसे हिला ना सके। उसे मनी पावर दीजिए, जो कि आज के टाइम में लड़कियों के पास होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत। उन्हें घर पे रखकर, अपने पीछे छुपाकर, दबाकर ये एहसास मत दिलाइए उन्हें कि तुम बेचारी हो। वो बेचारी नहीं है, बेचारे जानवर होते हैं, हम इंसान जानवर नहीं हैं। हम कुत्ते बिल्ली को बोल सकते हैं ये बेचारे हैं। भगवान ने एक फर्क रखा है दिमाग का, जो जानवरों को नहीं दिया, हम इंसानों को दिया है। तो फर्क कीजिए, बेचारी मत बनाइए उसे। उसे पंखे पे लटकने के लिए मजबूर